वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि बीए के 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पेपर नंबर 1 में आपको पढ़ना क्या है, पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, यानी भारतीय समाज शास्त्र के जो अग्रणी विचारक रहे हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें मैंने हर एक चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है समाजशास्त्र में, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ स्पष्ट शब्दों में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। थोड़ा बहुत भी अगर आप जानकार होंगे तो आप आसानी से जो है सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो भैया थोड़ा सा अपने आप को समय देकर के तब इस क्लास को देखिएगा, ताकि समय थोड़ा सा लगेगा और समय लगेगा, लेकिन आपको इतना अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और मैं आपको ऐसे आपको समझाऊंगा कि समाजशास्त्र का जो पेपर 1 है, पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, जो आपको सबसे कठिन लगता है वो आपका खत्म हो जाएगा। आज का जो कठिन का फंडा है सब समाप्त कर दूंगा। आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, कैसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके दिमाग में इतनी जानकारी चली जाएगी कि आप अपनी परीक्षा में आसानी से लिख पाओगे। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इस क्लास को बोलते क्या है? इस क्लास को बोलते हैं महासंग्राम रिवीजन क्लास। महासंग्राम क्लास का मतलब होता है जिसमें संपूर्ण सिलेबस समाहित हो। रिवीजन क्लास का मतलब कि जो रिवाइज करने के लिए हो। ठीक है, तो ये दोनों क्लास है, महासंग्राम रिवीजन क्लास, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बन सकते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है भैया, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य लक्षण क्या हैं, बताएं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य लक्षण क्या हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो मुख्य लक्षण क्या है भैया? देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की अगर बात की जाए, इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला लक्षण है, राजनीतिक सिद्धांत धर्म के अभिन्न अंग हैं। भारत के प्राचीन काल में अगर आप जाएंगे तो धर्म जो था उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पे राज्य जो था उस पर धर्म का एक प्रकार से अधिकार हुआ करता था, यानी धार्मिक लोग ही एक प्रकार से अमात्य यानी मंत्री वगैरह हुआ करते थे और वही राज्य चलाते थे। यानी धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था एक राजा के लिए, धर्म पर बहुत ज़्यादा धर्म का प्रभाव पड़ता था एक राजा पर, और राजा का प्रभाव भी धर्म पर पड़ता था, ये बात ध्यान रखिए। यानी दोनों एक दूसरे के संपूरक थे। यानी राजनीतिक सिद्धांत जो बने हैं वो धर्म से बने हुए हैं और धर्म के अभिन्न अंग हुआ करते थे। आप मनुस्मृति उठा करके देखिए। दूसरा लक्षण यह है कि राज्य एक आवश्यक और उपयोगी संस्था मानी जाती है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही राज्य को एक आवश्यक तत्व माना गया है, चूंकि और राज्य आप देखते देवताओं के यहाँ भी एक राजा होते हैं। देवताओं के राजा को इंद्र पद कहा जाता है। इंद्र कोई देवता नहीं है, इंद्र एक पद का नाम है। उस इंद्र पद पर जब एक प्रकार से लोग बैठते हैं तो उनको इंद्र कहा जाता है। अब जैसे इस समय पुरंदर नाम के जो राजा हैं वो इंद्र का गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो इसीलिए वो एक प्रकार से वेदों में आप देखते हैं पुरंदर नाम के इंद्र का उल्लेख मिलता है। तो पुरंदर इंद्र के लिए ही प्रयोग किया गया है, तो पुरंदर नाम के राजा हैं। तो राज्य एक आवश्यक और उपयोगी संस्था है, यूजफुल एक प्रकार से इंस्टीट्यूशन है राज्य। तीसरा लक्षण ये है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में कि राज्य के उद्देश्य के बारे में आम सहमति है। आम सहमति का मतलब कि पब्लिक का सहमति है, सभी लोग चाहते हैं कि भाई क्या हो, राज्य का उद्देश्य जो है वो सभी लोगों को पता है और राज्य का उद्देश्य क्लियर भी है। तो ये बात भी बिल्कुल इसका क्लियर हो गई। चौथा पॉइंट ये है कि राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। राजा को सर्वोच्च स्थान जो है वो प्राप्त है। राजा को एक प्रकार से देवता के बाद में या देवता का प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है और प्राचीन काल में माना भी जाता है, क्योंकि राजा जो होता है प्रजा का पालन करता है और प्रजा का एक प्रकार से ख्याल रखता है, इसीलिए। और भगवान भी कहीं ना कहीं पे क्या करते हैं, भगवान विष्णु का क्या काम क्या है, पालन करना, मतलब पालन करता ही है सृष्टि के वो। तो इसीलिए राजा एक प्रकार से ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में हम उसको जान सकते हैं। ठीक, तो ये सर्वोच्च स्थान राजा को प्राप्त होता है। भारतीय राज दर्शन व्यवहारिक है। व्यवहारिक का मतलब क्या होता है? भारतीय राज दर्शन कैसा है भैया? व्यवहारिक है। व्यवहारिक का मतलब ये होता है कि जो भारतीय राज दर्शन है वो ज़्यादा सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, ज़्यादा जटिल नहीं है, ठीक है, सरल है और व्यवहारिक है, समय के अकॉर्डिंग परिवर्तित भी होता है। दंड नीति का भी महत्व है इसमें। दंड नीति मतलब जैसे कोई गलत काम करे तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है, दंड नीति का भी विचार है। आगे देखते हैं,
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन मतलब कि अगला पॉइंट जो है, अगला लक्षण जो है वो कौन सा है? देखिए अगला लक्षण आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 7वां लक्षण है विचारों की अपेक्षा संस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो विचारों की अपेक्षा संस्थाओं पर, चूंकि जो प्राचीन कालीन संस्थाएं हैं उन पर भी ध्यान दिया गया है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव आपको मिलेगा जो राजनीतिक चिंतन रहा है प्राचीन काल में भारतीय उसमें, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। दूसरा प्रश्न, मनु के अनुसार धर्म क्या है? मनु ने मनुस्मृति की रचना करी है, और मनु की अगर बात करें तो इस समय के मनु कौन है? मनु की संख्या लगभग 14 मनु होते हैं, ठीक है। अब 14 मनुओं में से इस समय के जो मनु हैं वो एक प्रकार से उनका क्या नाम है? वैवस्वत मनु है, ठीक है। मतलब कि ये वैवस्वत मनु जो हैं इस समय शासन कर रहे हैं, और 7वें मनु है ये इस समय, ठीक है, 7वें मनु है। ब्रह्मा के एक दिन के बराबर में, ठीक है, एक मनु का कार्यकाल, एक मनु का कार्यकाल ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ठीक है एक और ब्रह्मा के एक प्रकार से कई दिन मिला करके एक मनवंतर बनते हैं, ठीक है। मतलब एक मनवंतर जो आपका बनता है, 14 मनु मिल करके क्या बनाते हैं? 14 मनु, एक बार फिर से 14 मनु बराबर एक मनवंतर के, ठीक है। मनवंतरी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 14 मनु के बराबर एक मनवंतर होता है, और एक मनवंतर बराबर क्या होता है? ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, और जल्दी आपको ये लिखा हुआ भी कहीं पर मतलब कि मिल जाएगा, लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं, ये बड़ी गूढ़ रहस्य है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए पंडित जी लोग जब पढ़ते हैं तो संकल्प जब आप बुलवाते हैं, संकल्प कहते हैं कि संकल्प हृदय छलो, थोड़ा दक्षिणा हाथ में रख लो, उसके बाद संकल्प बोलते हैं क्या कि ओम हरिओम तत्सत तत्सत विष्णु 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 द्वितीय अपराधी श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, वैवस्वत मतलब कि वैवस्वत मनवंतरे बोलते हैं वो, ठीक है। अष्टाभिसंगत में युगे कल प्रथम चरणे बौद्धा अवतारे भूरलोके जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते, तो ये सब एक प्रकार से बोलते हैं। तो वो सब एक प्रकार से यही सब चीज़ है। अच्छा बताए, मनु ने धर्मशास्त्र की रचना की है। मनु के अनुसार धर्म क्या है? तो मनु ने धर्मशास्त्र की रचना की है, और उसमें यह स्वीकार किया है मनु ने कि धर्मशास्त्र संबंधी ज्ञान उन्हें ब्रह्मा से प्राप्त हुआ है। यानी जो मनु धर्म के बारे में बताते हैं वो ज्ञान वो खुद नहीं बताते, उनको ब्रह्मा से जी से प्राप्त हुआ था। उन्होंने यह ज्ञान मानव कल्याण के लिए अन्य ऋषियों को दिया था। जिनके द्वारा धर्म का पालन नहीं किया जाता है तो वहाँ भौतिक बल की आवश्यकता होती है। भौतिक बल मतलब कि शारीरिक बल की जरूरत पड़ती है, जो बाध्यकारी शक्ति के आधार पर धर्म को लागू कर सकी। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया है, इसीलिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजा को धर्म के अधीन रहना चाहिए, यानी कि राजा जो है वो धर्म के अधीन रहेगा। इसके अलावा मनु ने राज्य, धर्म और दंड को परस्पर संबंधित माना है, यानी कि मनु ने राज्य, धर्म और दंड ये तीनों एक प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, ऐसा मनु मानते हैं। धर्म का इस रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि समाज के सभी व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार क्या हैं? ये चार होते हैं भैया पुरुषार्थ, ठीक है। ये क्या है? पुरुषार्थ हैं, ठीक है। पुरुषार्थ ये चार कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जो होता है वो एक प्रकार से आपका कर्म होता है। धर्म मतलब जो धार्मिक पुस्तकें उनमें जो बताया गया एक प्रकार से काम है कि आप क्या करें क्या ना करें, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलें, नैतिकता के बारे में जानें। धर्म वो है आपका। धर्म मतलब होता है धारण करना, आचरण में उतारना, धर्म हो गया। अर्थ माने होता है रुपया पैसा कमाना, मनी, ठीक है, मनी इज पावर। और तीसरा होता है काम, काम माने होता है जीवन की समस्त इच्छाएं। क्योंकि मनुष्य जो है भैया अनंत इच्छाओं का स्वामी है, इन्हीं अनंत इच्छाओं की पूर्ति कर लेना ही काम पूर्ति है, ठीक है। अब इस इच्छाओं में कई प्रकार की वासनाएं होती हैं, कई प्रकार की इच्छाएं, मोह माया सब इसी में आता है, काम में ही। मोक्ष जब मिलता है आपको जब आप इन तीनों का अच्छे तरीके से पालन करते हैं, यानी कि धर्म में बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अर्थ की प्राप्ति करके अपने जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर लेना, ये तीन पुरुषार्थ कंप्लीट कर देता है। क्या बताया मैंने? कि धर्म में बताए हुए मार्ग का प्रयोग करके
या जो बातें आपके लिए सटीक है उसका उस धर्म में बताए हुए जो जानकारी है उसके बताए हुए मार्ग पर चल करके रुपया पैसा कमा करके उस रुपये पैसे से अपने जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर लेना, 3 पुरुषार्थ कंप्लीट हो जाता है, धर्म अर्थ और काम। इन तीनों में तालमेल जो व्यक्ति बैठा लेता है उसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दैट मीन्स आवागमन के बंधन से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो आत्मा परमात्मा से लीन हो जाती, परमात्मा में विलीन हो जाती है, जो इन तीनों पर एक प्रकार से कंट्रोल कर लेता है। और इन तीनों पर कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है कि अपने इंद्रियों को बस में किया जाए। ठीक है, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सके, ये एक प्रकार से क्या होता है, समाज के सभी व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सके, यही एक प्रकार से मनु चाहते हैं। और धर्म एक प्रकार से यही करवाने के लिए प्रेरित करता। तो 4 पुरुषार्थ होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, ठीक है, और 4 ही वेद होते हैं। आगे बढ़ो भैया, चलो। तो दूसरा प्रश्न हो गया आपका, मनु ने धर्म को यह बताया, यानी कि धर्म का मार्ग क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करवाना। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ चुका है। तीसरा प्रश्न, मनु के राज्य संबंधी सप्तांग सिद्धांत के तत्व बताइए। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, बताएं। मनु के राज्य संबंधी सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग माने होता 7 अंग, किसके, राज्य के, वो कौन कौन से हैं। अन्य प्राचीन दार्शनिकों की भांति मनु ने भी राज्य के 7 तत्व माने हैं, जिन्हें सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैसे पहला है स्वामी। स्वामी माने होते का भैया, स्वामी माने होते राजा। स्वामी माने का हुआ थे, राजा हो, जैसे राजा, जका राजा कहा जाता है वही स्वामी। तो राज्य में के 7 अंग कौन कौन हुए, पहला होते राजा। नहीं, अगर एक राज्य में राजा नहीं होगा तो राज्य कौन करेगा, तो पहला काम स्वामी का होना। दूसरा होता है अमात्य। अमात्य माने होते हैं जैसे प्रधानमंत्री या मंत्री जो होते हैं वह सब, ठीक है। अभी आज के प्रधानमंत्री वो राजा हो जाएंगे, लेकिन उनके जो सलाहकार होते हैं उनको अमात्य कहते हैं। जैसे अजीत डोभाल जो थे वो सलाहकार थे, तो मतलब पहले और पोस्ट पर थे लेकिन सलाहकार भी उन्होंने किया। अमात्य माने होते हैं मंत्री वगैरह, ठीक है, यानी जो सलाह दे, पुरोहित, अमात्य, यही सब होते हैं। तो अमात्य जो राजा के सलाह के लिए होते हैं, विभिन्न विभागों के मंत्री बनाए जाते हैं। वो अपने अपने विभाग की सूचना राजा को देते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि राजा जी ऐसा करना चाहिए। तो राजा कहते हैं हाँ भैया बिल्कुल, अगर तहार मन कहा दे तो करो। तो ई हुईगा। तीसरा तत्व होते जनपद। जनपद माने भूभाग। जनपद के मतलब क्या होते भैया, भूभाग, एरिया, ठीक है, भूभाग, जनपद यानी राज्य पूरा का पूरा, सीमा उमन कितना बड़ा, तो जनपद होगा। चौथा होता है दुर्ग। दुर्ग माने का होता है किला। दुर्ग माने किला, यानी कि बाउंड्री हो चाहिए, ताकि बाउंड्री ना बनवा बस कौन आवे 2-3 ठू तीर उर मार के 2-3 ठू गोला वाला दाग के कब्जाए ले, राज्य तो बेकार पूरा। इसीलिए जरूरी होता है क्या कि दुर्ग यानी किले होते हैं बड़े बड़े। आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको किले मिलेंगे, ठीक है। तो किला एक प्रकार से वो होता है दुर्ग, तो इसका होना बहुत जरूरी है। 5वां तत्व होता है राज्य का, होता है दंड। अगर दंड नहीं होगा भैया तो बिना डर के एक प्रकार से कुछ होता है नहीं, ठीक है। भय बिन होए ना प्रीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत, तब बोले राम जी की लक्ष्मण बाण सरासर आनू। यानी कि जब 3 दिन तक तपस्या किया और सागर नहीं निकला, तब क्या उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार से जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसको एक प्रकार से कुछ शिक्षा की आवश्यकता है, इसको दंड की आवश्यकता है, ठीक है। तो दंड यहाँ पर एक प्रकार से बहुत जरूरी है। जब राजा एक प्रकार से राजा दंड का भय नहीं दिखाएगा तो लोग एक प्रकार से गलत काम करेंगे, नाना प्रकार के एक प्रकार से विलास करेंगे। तो इसलिए दंड का होना बहुत आवश्यक है। आजकल अभी आपको पुलिस थाना जो है वो बंद कर दिया जाए एक दिन के लिए, तो आप देखो अपराध कितना बढ़ जाएगा। तो दंड उनको पता है कि भाई अगर हम चोरी करेंगे पुलिस 4 डंडा हमको मारेगी, तो वही दंड है। छठा है आपका कोष। कोष का मतलब क्या होता है, कोष माने होते खजाना। खजाना रुपया पैसा बढ़िया खजाना, ठीक है। तो खजाना का हुआ कोष, कोष का कहा जाता है खजाना। तो राजा का एक खजाना संचित, जैसे मोदी जी के लिए कहा है संचित निधि, खूब पैसा धरा रहा था, ठीक है। तो वही संचित निधि जान लो कि राजा के संचित निधि आज के मतलब कि कोष होते हैं, मतलब कि आज के संचित निधि पहले कोष होता रहा। कोष माने खजाना, ठीक है। खजाना इसलिए रखा था ताकि कहीं पर माने अभी अकाल उकाल पड़ जाए, ठीक है, भूखमरी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राजा का खजाना खोल करके उससे दिया जाए। 7वां होता था मित्र। मित्र माने राजा का
एक राज्य का दूसरा राज्य भी एक मित्र होना चाहिए, एक दूसरा राजा, ताकि कौनो आपत्ति पड़े विपत्ति पड़े दूसर के राजा मदद करने के लिए पहुंच जाएं। तो ये होएगा भैया 7 अंग, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र। याद रहे, अब तो ना भुलाओ, बिल्कुल आगे बढ़ो। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा भैया, बहुत बढ़िया। चलो चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। चौथा प्रश्न है, पुराण क्या है? व्हाट डू यू मीन बाई पुराणा? पुराण क्या है? कुल मिलाकर के पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है वो। तो पुराण को सामान्य रूप से प्राचीन से जोड़ा जाता है, यानी प्राचीनता से जोड़ा जाता है। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं, जिनमें सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषियों, मुनियों, राजाओं के वृतांत बताए गए हैं। ये वैदिक काल के काफी बाद के ग्रंथ है, मतलब ये जो वैदिक काल मतलब कि जो चारों वेदों का काल है, उसके बाद में महाकाव्य काल आता है। मतलब महाकाव्य काल के पहले ही एक प्रकार से पुराणों की रचना, पुराण, स्मृतियां ये सब आई, ठीक है। तो काफी बाद के ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग में आते हैं, तो ये स्मृतियों के अंतर्गत आते हैं पुराण। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें पुराण जो है भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 18 पुराणों में 18 पुराण कुल मिलाकर के, उनमें अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मान करके पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। जैसे अगर बताऊं तो जो है आप देखेंगे शिव पुराण, ठीक है। शिव पुराण जो है भगवान शंकर का पुराण है। शिव पुराण में भगवान शंकर के बारे में जानकारी दी जाती है, उनके वो एक प्रकार से केंद्र में रख करके। ऐसे ही श्रीमद् देवी भागवत पुराण, ठीक है। श्रीमद् भागवत बोल दें, श्रीमद् देवी भागवत दूसरा है, श्रीमद् भागवत, इसमें भगवान श्री कृष्ण की एक प्रकार से विचारधारा होती है, ठीक है। इसके बाद में श्रीमद् देवी भागवत, ठीक है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। देवी भागवत महापुराण जो है वो भी एक प्रकार से माँ दुर्गा जी से रिलेटेड है, ठीक है, आदिशक्ति जगदम्बा से रिलेटेड है। तो ऐसे आप देखेंगे तो देवी भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण, इन सभी में इतने ज़्यादा वैज्ञानिक चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप वेदों को पढ़ें, आप संस्कृत अगर पढ़ रहे होंगे 6 सेमेस्टर में, तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा नाम का एक पुस्तक आती है, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो धौती पढ़ेंगे। अब उसको जब आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे दादा ये कैसे हो सकता था, इतनी जटिल चीज़ें हैं भैया कि आप देखेंगे कि जो आज चीज़ें वो कर ले तो वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष बन जाए, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रकार से, ये सब पुराण है, ठीक है। आगे देखेंगे, और पुराण में आप देखते हैं श्रीमद् भागवत पुराण बहुत ज़्यादा फेमस है। भगवान श्री कृष्ण की कथा होती है, 7 दिन तक कथा होती है, 8वें दिन भंडारा होता है। श्रीमद् देवी भागवत का पुराण 8 दिन तक होता है, 9वें दिन भंडारा होता है, दुर्गा जी की कथा उसमें करी जाती है। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मंडल सिद्धांत क्या है? तो मंडल सिद्धांत से अभिप्राय है राज्य का प्रभाव क्षेत्र, इसका केंद्र बिंदु विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला राज्य होता है। विजय प्राप्त करने वाले राज्य को विजिगीषु राज्य कहते हैं। मनु के अनुसार राजा को निरंतर अपने क्षेत्र के विस्तार में लगा रहना चाहिए। ऐसा कार्य महत्वाकांक्षी राजा ही कर सकता है। राजा को दूसरे राज्य से संबंध बनाए रखना चाहिए। तो मंडल सिद्धांत में एक प्रकार से 4 मंडल हैं, उन्हीं 4 मंडलों में विभिन्न प्रकार के राज्य हैं। विजिगीषु राज, अरिराज, मित्र राज, मित्र अरुराज, अरिराज, अरिमित्र, मित्र राज, मित्र राज, इस तरीके से बांटा गया। मतलब कि जो एक विजिगीषु राज्य जो होता है केंद्र में होता है। अब इस विजिगीषु राज्य के किनारे एक प्रकार से मान लेते हैं मित्र राज्य एक है। अब इस मित्र का एक दुश्मन है, ठीक है, तो मित्र अरिराष्ट्र हो गया, ठीक है, मित्र अरिराष्ट्र। एक हो गया आपका अरिराष्ट्र, यानी जो इसका अरि माने होता है दुश्मन, तो इसकी जो विजिगीषु राज्य का डायरेक्ट दुश्मन है वो हो गया। तो ऐसे ही एक प्रकार से मंडल सिद्धांत पूरा का पूरा बना हुआ है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, तो विदेशी नीति से संबंधित है आपका ये, राज्य की उत्पत्ति पर मनु के विचार। मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार हुई है, और वह राजा को 8 प्रधान देवों का प्रतीक मानते थे। राजा केवल देव ही नहीं बल्कि विशिष्ट देव की श्रेणी में आता है, और उसके अनुसार यानी मनु के अनुसार राजा काफी अपमान नहीं कर, मतलब कि राजा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भले ही वह बालक हो, राजा छोटा हो, वो भी देवतुल्य ही होता है। उसके नियमों का उल्लंघन करना देवताओं और ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करना होता है। इसीलिए राजा के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये मनु ने बताया। आगे देखेंगे, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
7वां प्रश्न है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत बताएं भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग बताइएगा, सभी लोग बताएंगे। एक मिनट, यहाँ पर मैं ही सोच रहा हूँ कि भैया ये सोशियोलॉजी कैसे हो गया, इसमें तो राजनीतिक चिंतन में पढ़ा रहा हूँ। तो एक प्रकार से पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी नहीं है, ये आपका है भैया क्या, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चले, तो ये राजनीति शास्त्र आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक मिनट में थोड़ा सा आपको फिर से क्लियर कर दूँ ताकि आप लोग कोई घबराए ना, क्योंकि उसमें भी सोशियोलॉजी में भी कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में था और जल्दी जल्दी में मुझे पढ़ाना था, तो मैंने एक प्रकार से देखा नहीं इसको। तो समाज शास्त्र का पेपर नहीं है, समाज शास्त्र का ये एक प्रकार से महासंग्राम नहीं है, इसका वीडियो मैं जल्द ही ले आऊँगा। अब यहाँ पर आ ही चुका है, तो मैं समाज शास्त्र को आपको पढ़ा दूंगा, जिसमें पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी होगी, उसमें आपको जो है जैसे जीएस घुरिये हो गए, राधा कमल मुखर्जी हो गए, उनसे बनने वाले प्रश्नों को वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ये, इसका भी एक प्रकार से ये आपका नहीं, तो इसका मैं वीडियो दे दूंगा। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट आप पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी राजनीति शास्त्र पेपर 1, राजनीति शास्त्र पेपर 1 आप पढ़ रहे हैं, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। चले, ये 7वां प्रश्न मैं पहुंचा था, 7वें प्रश्न के बारे में बताएं। चले, अब चलो भाई यही समझो, चले कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। प्राचीन इतिहास मतलब कि क्या बोलते हैं, आप लोग भी सोच रहे हैं कि सर जी का दिमाग कहाँ था। इस समय आपको बताऊं, वास्तविकता ये है कि मैं दिन रात आपके लिए मेहनत करता हूं। आप हमारे जो है चेहरा वगैरह देखिए एकदम से, वैसे पहले भी दुबला पतला था, लेकिन इस समय और ज़्यादा हो गया हूं, क्योंकि मैं दिन रात अब जो है रात के कितने बजे तक मैं पढ़ाऊँ, कितना बजे सोता हूँ, कब उठता हूँ, कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा दिमाग मेरा नहीं काम किया, माफ़ी चाहूँगा। चले, 7वां प्रश्न है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत बताएं। यानी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत कौन कौन से, स्रोत माने होता है जानकारी कहाँ से मिलती है प्राचीन भारतीय राजनीति की। तो प्राचीन भारत की शासन पद्धति का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता है और मुगल शासन की सभ्यता मतलब स्थापना तक एक प्रकार चलता है। मुगल शासन की स्थापना कब हुई है, मुगल शासन की स्थापना वैसे तो 1526 में होती है, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में, जब इब्राहिम लोदी को बाबर हराता है। लेकिन उससे पहले आप देखते हैं जब इब्राहिम ताहिर मतलब कि जो ताहिर है, ताहिर राजा को, राजा ताहिर को, राजा दाहिर नाम था या ताहिर नाम था, तो राजा दाहिर को जब हराता है कौन, उसका नाम था क्या बोलते, 712 ईस्वी में भारत में पहला आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था राजा दाहिर के ऊपर, हरा दिया था। इसी समय से मुस्लिम इनोवेशन एक प्रकार से भारत में होता है। मुख्य रूप से मुगल सत्ता की स्थापना 1526 में होती है, इससे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हो जाती है। ये इतिहास के टॉपिक है, ठीक है। चले, तो यहाँ पर देखेंगे तो मुगल शासन की जो एक प्रकार से स्थापना है वहाँ मतलब उस जब तक वो हो जाती है उसके बाद तक फैला हुआ था। हमें प्राचीन भारत की शासन पद्धति के बारे में जो कुछ जानकारी प्राप्त होती है वह प्राचीन साहित्य से मिलती है, खास करके वेदों से हमको जानकारी मिलती है, धर्म सूत्र भी विभिन्न सारे हैं उनसे मिलती है, बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं उनसे मिलती है, उपनिषदों से मिलती है, ठीक है, पुराणों से मिलती है, महाकाव्यों से मिलती है। महाकाव्य कौन कौन से थे, 2 महाकाव्य, रामायण, ठीक है, रामायण और दूसरा आपका कौन सा, महाभारत, ठीक है, रामायण और महाभारत। तो महाभारत जैन ग्रंथों में आप देखते हैं तमाम ग्रंथ हैं, बौद्ध जातक कथाओं से, ठीक है, इन सभी से एक प्रकार से जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के राजनीति की। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत की शासन पद्धति पर लिखे गए ग्रंथ बहुत सारे हैं, जैसे कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त इनका पूरा नाम है, कौटिल्य का, चाणक्य भी कौटिल्य को कहा जाता है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये बड़ा फेमस है। इसके अलावा कामंदकीय नीति शास्त्र हो गया, शुक्र नीति, ये सब विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा संस्कृत साहित्य में लिखे गए अनेक ग्रंथ जैसे कि पाणिनि की रचना है व्याकरण, ठीक है, इसके अलावा कालिदास की रचना है रघुवंशम, विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, तो ये सभी रचनाओं से भी जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय शासन पद्धति के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कौटिल्य की 6 लक्षणों वाली नीतियां बताएं।
तो कौटिल्य के 6 लक्षणों वाली नीति निम्नलिखित है। पहली है संधि। संधि करके आप जो है एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, नीति अपना संधि की नीति, यानी कभी कोई राजा मान लेते हैं युद्ध नहीं करना है तो आप संधि कर सकते हैं। विग्रह करके उसमें एक प्रकार से विद्वेष फैला करके उसको आप भंग कर सकते हैं अपने जो है दुश्मन राज्य को। इसके अलावा उसका यान करके, फिर आसन दे करके, उसका संश्रय करके, उसके यहाँ पर ठीक है द्वैधी भाव करके, मतलब कि इस तरीके से 6 नीतियां उन्होंने बताई, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 नीतियां हैं कौटिल्य की। ठीक है, आगे देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, मनु के अनुसार दंड क्या है बताएं। दंड का प्रयोग राज्य की प्रभुसत्ता यानी सॉवर्निटी यानी सर्वोच्च शक्ति के लिए उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। दंड राज्य का शक्ति का निर्णायक तत्व होता है जिसकी धुरी पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति का संचालन होता है। राज्य के 7 तत्वों में दंड का विशेष महत्व है। जो सप्तांग है राज्य का, उसमें मैंने दंड के बारे में बताया था कि अगर दंड ना हो तो एक प्रकार से लोग एक प्रकार से डरेंगे नहीं और लोग अच्छे तरीके से काम मतलब नहीं करेंगे और जो है वैमनस्यता फैलेगी, एक दूसरे के लोग एक प्रकार से खून के प्यासे होने लगेंगे। ठीक है, चलें। पहली बात, दंड ईश्वरीय रचना है। दंड कोई मानवीय रचना नहीं है। मनु बताते हैं कि दंड जो है ईश्वरीय रचना है, भगवान ने भी दंड दिया है तो दंड जरूरी है। दूसरी बात, दंड ही संप्रभुता है, जो सॉवर्निटी है वही दंड है। तीसरी चीज कि दंड जो है निज कर्म में अनुरक्त रखना है। दंड जो होता है वो क्या होता है, निज कर्म में अनुरक्त रखता है। इसके अलावा दंड अपराध की प्रवृत्ति को रोकता है, बिल्कुल रोकता है। दंड से अराजकता जो होती है वो रुकती है। दंड से अनहित नहीं होता है। अराजकता का मतलब क्या होता है, यानी कि लोग अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं। अनहित नहीं होता है दंड से। दंड जो है मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है लोगों पर और लोग एक प्रकार से, जैसे मान लेते हैं हमारा मन करे कि हम जो है डाका डाल लें। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि हम डाका डाल लें, लेकिन अब ये भी पता है कि भाई डाका डालेंगे तो हमारे ऊपर ही चार्ज लगेगा, फला फला धारा के अंतर्गत केस होगा, हमको 10 साल 5 साल की सजा होगी और जो डंडा पड़ेगा वो अलग से पड़ेगा। तो उसके कारण से हम क्या करेंगे, पीछे हो जाएंगे। हमारा मन कहेगा अरे भैया रहा दो, ये से अच्छा है नॉन रोटी खाए घरे बली जाओ, लेकिन चोरी डाका ना करो। ठीक है, तो ये सब दंड हुए। आगे देखो, अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है 4 पुराणों के नाम लिखिए। 4 पुराण, देखिए कुल पुराणों की संख्या वैसे तो 18 है, जिसमें 4 पुराण मुख्य हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो है अष्टादश पुराणे चा व्यासस्य वचनम द्वयम। अष्टादश पुराण मतलब कि 18 पुराण। अष्टादश पुराणे चा व्यासस्य वचनम द्वयम, यानी कि व्यास जी ने केवल 2 वचन कहा है कि परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम। ठीक है, अगर पाप करोगे किसी के साथ तो उसके समान कोई मतलब आपको दंड मिलेगा। मतलब अगर किसी को आप मतलब कि दुख देने दुख होत है, सुख देने सुख होए, बस इतना जानो। ठीक है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में लिखी है बातें 2, दुख देनी दुख होत है, सुख देनी सुख होए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 18 पुराण है, लेकिन सार तक तो मैंने आपको बता दिया 2 में, जिनमें से 4 पुराण कौन से हैं। पहला पुराण है आपका वायु पुराण। पहला वैसे है मत्स्य पुराण, लेकिन वायु पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब पुराण है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। 11वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कौटिल्य के अनुसार दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग क्या होता है। दुर्ग माने किला। तो कौटिल्य के अनुसार सप्तांगों में दुर्ग का विशेष महत्व है। दुर्ग का सुदृढ़ होना राज्य की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। वैसे दुर्ग जो है, जो अमात्य और स्वामी दुर्ग कोष ये सब बताया था, 7 अंग मैंने राजा के मतलब कि राज्य के, वो मनु के अनुसार बताया था। लेकिन मनु ने जो बताया है वही बात कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में भी सप्तांग सिद्धांत बताते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मनु और कौटिल्य इन दोनों के विचार राज के अंगों के संदर्भ में एक ही हैं। क्लियर। तो दुर्ग जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला दुर्ग होता है, कौटिल्य कहते हैं कि औदक दुर्ग। औदक दुर्ग का मतलब होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, उसको औदक दुर्ग बोलते हैं। यानी कि ऐसा किला, ऐसा राज्य जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हो। जैसे लंका जो थी वो चारों तरफ से पानी से घिरी थी, तो वो भी एक दुर्ग थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। बिल्कुल, चले। हाँ, तो औदक दुर्ग जो था, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो राज्य, जैसे कि लंका था,
दूसरा होता है पार्वत दुर्ग। पार्वत दुर्ग मतलब जो पर्वत श्रेणियों से घिरा हो, जैसे हिमालय पर्वत से रक्षा होती किसकी, भारत की, ठीक है। उत्तर में हिमालय पर्वत जो है रक्षा करता है भारत की, और तीनों तरफ से जल रक्षा करता है। तो ये हो गया पार्वत दुर्ग। तीसरा होता है भैया कौन सा, तीसरा होता है आपका जो है ध्यानवंत दुर्ग, जो रेगिस्तान में हो और जहां शत्रु के लिए पहुंचना काफी कठिन हो, रेगिस्तान वगैरह में हो जहां पर शत्रु अगर चाहे यहां पर आक्रमण करे तो ना पहुंच पाए, तो ऐसा दुर्ग। चौथा होता है वन दुर्ग, जो बीहड़ जंगलों में बना हुआ हो और शत्रु वहां तक पहुंचने का मार्ग ही ना खोज पाए। तो इस तरीके से 4 प्रकार के दुर्ग कौटिल्य ने बताए, ऐसे दुर्ग आपको बनाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको दुर्ग के बारे में बताया कौटिल्य के अनुसार। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न 12वां है आपका कि मनु के सिद्धांतों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। तो मनु के सिद्धांतों का उल्लेख उनकी पुस्तक मनु स्मृति में मिलता है, और एक महान रचना है मनु स्मृति। मनु स्मृति में कुल मिलाकर के 12 अध्याय हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13 नंबर, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य के क्या विचार हैं। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सामाजिक समझौता हुआ है और उसके द्वारा हुई। वैसे सामाजिक समझौते के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो इसके बाद में जॉन रॉल्स मतलब कि जीन जैक्स रूसो हो गए, जॉन लॉक हो गए, थॉमस हॉब्स हो गए, इन लोगों ने एक प्रकार से सामाजिक समझौते के सिद्धांत को दिया है बेसिकली। एक स्थान पर उन्होंने बताया चाणक्य ने कि राज्य से पूर्व समाज में मत्स्य न्याय का प्रभाव था। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार से समाज के सबल पुरुष जो होते थे वो निर्बल पुरुषों के विनाश में हमेशा सक्रिय रहते थे। यानी कौटिल्य ये मानते हैं कि मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय मतलब होता है जैसे समुद्र में होता है कि जो बड़ी मछलियां होती हैं वो छोटी मछलियों को खा करके अपना जीवन यापन करती हैं, ऐसे जो बड़े पुरुष होते हैं, बड़े पुरुष मतलब कि जो ज्यादा प्रभावहीन पुरुष हैं, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके का नियम कुछ काम किया करता था, ठीक है। तो कौटिल्य वही बताते हैं। तो जो पुरुष सबल थे वो निर्बल पुरुषों के विनाश में हमेशा सक्रिय रहते थे। इस व्यवस्था से तंग आकर के लोगों ने जो है विवस्वान के पुत्र थे मनु, वैवस्वत मतलब कि वैवस्वत मनु थे, उनके वैवस्वत पुत्र थे विश्वान के, तो उनको अपना राजा बनाया। जनता अपनी अन्न की उपज का छठा भाग जो थी, अन्न की उपज का यानी मान लेते हैं अगर 100 कुंटल गेहूं होता था तो उसका छठा भाग, ठीक है, 1/6, व्यापार का 10वां भाग, दशांश, ठीक है, और व्यापार का 10वां भाग मतलब कि 6%, ठीक है, 6%, यानी कि अगर 100 रुपया कमाते हैं यानी 100 किलो गेहूँ कमाने, 100 किलो गेहूँ मिला तो उनमें से 6 किलो गेहूँ राजा कहे। व्यापार का 10वां भाग यानी 100 रुपया कमाने तो 10 रुपया राजा कहे, ठीक है, कर के रूप में देगी। राजा जनता के अधिकारों की रक्षा जब तक करेगी, मतलब करेगा राजा जब तक राजा को कर देती रहेगी जनता, तब तक राजा प्रजा की रक्षा करेगा। ये बात जो है कौटिल्य ने बताई, ठीक है, मनु ने, ठीक है। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। देखिए 14 नंबर प्रश्न, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान के बारे में बताएं तो सैयद अहमद खान 19वीं शताब्दी के ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारत में मुस्लिम समाज के मध्य नई चेतना का संचार किया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा, संस्कृति और चिंतन पद्धति अपनाने को प्रेरित किया। उनके द्वारा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया गया। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब कि जो पश्चिमी शिक्षा थी, जो अंग्रेज लोग एक प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते थे, उसके समर्थक थे सर सैयद अहमद खान। भारत में भारत से अंग्रेजी शासन हटाने के पक्षधर वे नहीं थे, मतलब कि जो ये थे सर सैयद अहमद खान, ये भारत से अंग्रेजी शासन को हटाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि इस्लाम की मान्यताओं के साथ उनका तालमेल स्थापित करने की कोशिश जो है करते हैं। उन्होंने तर्क क्या दिया कि धर्म के साथ जुड़ी मान्यताएं अपरिवर्तनीय हैं। धार्मिक कट्टरता का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, सर सैयद अहमद खान ने, कि यदि धर्म समय के साथ नहीं बदलेगा या धर्म के साथ परिवर्तित नहीं होगा, धर्म के साथ नहीं चलेगा, तो धर्म वह समाप्त हो जाएगा। ये सर सैयद अहमद खान कहते थे। अहमद खान ने मुस्लिम समुदाय को यह सलाह दी कि उन्हें जीवन के लौकिक और आध्यात्मिक यानी पारलौकिक
क्षेत्र में अंतर करना चाहिए। जो एक धार्मिक एरिया है और एक जो प्रोफेशनल एरिया है, जो व्यक्तिगत जीवन है, उसमें अंतर करना बहुत जरूरी है। सर सैयद अहमद खां ये मानते थे। धर्म का सरोकार मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, यह सर सैयद अहमद खां का मानना था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी सर सैयद अहमद खां ही रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्रांतिकारियों में से एक नाम इनका माना जाता है, विद्वानों में से विद्वान आदमी तो थे ही सर सैयद अहमद खां। ठीक है, और सुधारकों में से भी इनका नाम आता है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 15 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में इनके बारे में बताएं। तो राजा राम मोहन राय वस्तुतः एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम कार्य किया। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा निम्न कार्य किया गया। कौन कौन से? राजा राम मोहन राय ने कौन कौन से कार्य किया भैया? सबसे पहला काम इनका था मूर्ति पूजा का खूब विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, वैसे तो बौद्ध धर्म के लोग भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं हिंदुओं के, लेकिन खुद ही महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति बना करके पूजते हैं। देखिए, मूर्ति पूजा का विरोध करना, मूर्ति पूजा कोई बहुत बड़ा गलत काम नहीं है। इसको लेकर के तमाम प्रकार के जो है विद्वान ज्ञान देते हैं अपने अपने तरफ से। मूर्ति पूजा करना कोई क्या, कोई किसी का गला काट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, किसी के यहाँ चोरी डाका कर रहे हैं मूर्ति पूजक? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या जरूरत है ये सब एक प्रकार से? तो मूर्ति पूजा का विरोध करना कोई बहुत बड़ा काम राजा राम मोहन राय जी ने नहीं किया था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, उस समय मूर्ति पूजा का जो रवैया था वो बहुत कुछ अलग था आज की अपेक्षा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक जो बुराइयां थी, उन धार्मिक बुराइयों का विरोध किया उन्होंने। लेकिन जो विरोध उन्होंने किया उसको इनके अनुयायियों ने और आगे दूसरी प्रकार से करने का प्रयास किया, तो थोड़ा सा गलत होता है। डोमिनेट करके लोगों ने एक प्रकार से आक्रामक तरीके से किया। दूसरी बात, सती प्रथा का विरोध किया। बड़ा जबरदस्त काम राजा राम मोहन राय का मुझे लगता है सती प्रथा का। सती प्रथा ऐसी प्रथा होती थी जिसमें जो है महिलाएं जो होती थी वो अपने पति के साथ कूद जाती थी। जैसे मान लेते हैं उनका पति मर गया किन्हीं कारणों के बस में, और अभी भी शादी हुई, 10 साल पहले शादी हुई, उनका पति जो है उसका देहांत हो जाता है, तो पत्नी का कर्तव्य होता था कि वो अपने पति के साथ जो है उसके साथ सती हो जाए। तो वो सती एक प्रकार से जब हो जाती थी तो एक प्रकार से वो बहुत ज़्यादा मतलब पत्नी तो के रूप में जानी जाती, तो सती होना पड़ता था। इसका विरोध किया और इसको 1829 में इन्होंने समाप्त भी करवाया। 1829 में इसको कानून बना करके ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको खत्म करवाया। तीसरी बात, नारी स्वतंत्रता और नारी शिक्षा का समर्थन किया। बड़ा जबरदस्त काम किया इन्होंने। इसके अलावा जाति प्रथा का विरोध किया, ये भी बड़ा अच्छा काम किया। इसके अलावा बाल विवाह का विरोध किया, ये भी बड़ा अच्छा काम किया। जो बाल विवाह होता है यानी कि पहले 4-5 साल पे या मुश्किल से 10-11 साल पे विवाह हो जाता था, 10-11-12 साल के आसपास विवाह हो जाते थे। ठीक है, गवन 3 साल के बाद में गौना आता था। ठीक है, उसके बाद में फिर रूबरू होते थे पति पत्नी एक दूसरे से कि भाई हमारा शादी इनके साथ हुआ है। आजकल तो जो है इंगेजमेंट भय नहीं की जुड़ते, फोन मिल गया पटापट से, हाँ बाबू का करते हो, खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, बतुआए लगी। पहले ऐसा नहीं रहा, पहले कोनो परिचय वरिचय नहीं। जब ब्याह हो जात रहा 3 साल बाद एक प्रकार से 4 साल 5 साल के हो गए पचे गौन। हमारे चाचा का जब शादी भय तो तीसरे में गौन आवा रहा उनके, मतलब कि 3 साल के अंदर में 2 साल बाद 2.5 साल बाद आवा रहा। तो ये सब क्या था, ये बाल विवाह में चूंकि बहुत जल्दी जब विवाह हो जाता है तो वो एक प्रकार से उसका विरोध उन्होंने किया। बाल विवाह से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, इसलिए उसका विरोध किया गया। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों तथा अन्याय की कड़ी आलोचना करी, लेकिन उनका विश्वास था कि सामाजिक बुराइयों का अंत करने का एक प्रमुख तरीका बुद्धिवाद का प्रचार करना, यानी कि लोगों को अगर जो जानकारी मिल जाएगी, लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप जो बुराइयां होंगी वो खत्म होती चली जाएंगी, अपने आप जो कुरीतियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी जब वो लोग पढ़ लिख लेंगे, समाज जब पढ़ा लिखा होगा। 16 नंबर प्रश्न, रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे पूरा नाम है, इनका आर्थिक दर्शन क्या है बताएं। आर्थिक क्षेत्र में रानाडे के द्वारा अपना विचार व्यक्त किया गया और उनके विचारों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत आप कर सकते हैं। पहली बात तो उन्होंने क्या किया, तत्कालीन मान्यताओं का खंडन किया, जो उस समय की मान्यताएं तमाम सारी उन पर विचार व्यक्त किया। दूसरी बात, भारत की दरिद्रता के लिए उन्होंने तमाम प्रकार के कारणों को उत्तरदायी बताया। भारत की दरिद्रता के लिए उन्होंने कहा कि एकमात्र साधन कृषि पर आधारित होना, यानी भारत जो है कृषि पर निर्भर है, इसीलिए भारत गरीब है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि नए उद्योगों के लिए पूंजी का अभाव है, पूंजी की कमी है, इससे नए उद्योग नहीं स्थापित हो पाते भारत में। इसके अलावा ऋण की पुरानी व्यवस्था है, इस कारण से भारत आगे नहीं बढ़ पाता।
बढ़ती हुई जनसंख्या, ये भी गरीबी का एक कारण बताया। जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है भारत के एक प्रकार से लोगों में, यानी रिस्क नहीं लेना पसंद करते हैं भारतीय लोग। ठीक है, भारतीय लोग रिस्क वास्तव में नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है, परंपरागत सामाजिक व्यवस्था की मांग वो लोग करते हैं। तो ये सब एक प्रकार से जो है कारण है जो कि भारत को गरीबी से उबरने नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात, औद्योगिकरण का समर्थन किया इन्होंने, महादेव गोविंद रानडे ने, और ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी लगाने की का समर्थन किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा सरकार इन्वेस्ट करे, तो वो एक प्रकार से बताया उन्होंने। पांचवी बात कहा कि कृषि क्षेत्र में संसाधन की बढ़ोतरी करी जाए। इसके अलावा देश की कुछ जनसंख्या कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाई जाए ताकि एक प्रकार से थोड़ा सा और वो मिल सके। महादेव गोविंद रानडे पहले मराठा शासन के समर्थक थे, बाद में ये ब्रिटिश शासन के पक्षधर हो जाते हैं और ब्रिटिश शासन का एक प्रकार से जो है बड़ाई करते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है भाई। 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्वामी विवेकानंद का सामाजिक चिंतन। देखिए, विवेकानंद ने सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े प्रकार से जो है योगी व्यक्ति माने जा सकते हैं। इन्होंने सबसे पहली बात अस्पृश्यता का विरोध किया। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत। इन्होंने क्या किया भैया? इन्होंने छुआछूत का अंत किया। किसका अंत किया? छुआछूत का इन्होंने अंत किया। ठीक है। दूसरी बात, बाल विवाह का विरोध किया। तीसरी बात, इन्होंने दलितों का उत्थान किया। चौथी बात, जाति प्रथा का विरोध किया इन्होंने। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा दी। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा दी। इसके अलावा हिंदू धर्म में आस्था इनकी बड़ी जबरदस्त रही। हिंदू धर्म में आस्था आप देखते हैं, वो अमेरिका की धर्म संसद जो एक प्रकार शिकागो में आयोजित हुई थी, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और वहाँ पर जा करके एक भाषण दिया था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है भाई, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 18 नंबर प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इनको सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, मतलब कि इन्होंने जो किया, इन्होंने इसके द्वारा आधुनिकता, मतलब कि उदारवाद, विवेकवाद की नवीन धारा भारत में प्रवाहित करी। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न, हिंदू समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए महादेव गोविंद रानडे ने क्या सुझाव दिए? तो महादेव गोविंद रानडे ने जो हिंदू धर्म में फैली बुराइयां थी उनको खत्म करने के लिए कई सुझाव दिए। जैसे कि पहला सुझाव दिया कि बाह्य जगत से संपर्क ना रखना। दूसरी बात, मतलब कि बाह्य जगत मतलब कि जैसे विदेशों से लोग संपर्क नहीं साधना चाहते, इस कारण से ये पीछे हैं। दूसरी बात, अंतःकरण की पुकार ना सुनने और बाह्य सत्ता के समक्ष समर्पण करने की प्रवृत्ति है इनकी, इस कारण से पीछे हैं। तीसरी बात, सामाजिक अधीनता, सामाजिक दूरी और जातीय अहंकार को बनाए रखना, क्योंकि भाई अरे हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो वैश्य हैं, हम तो शूद्र हैं, इस प्रकार के गर्व को एक प्रकार से मेंटेन जो करते हैं लोग, इस कारण से भी लोग एक प्रकार से जो है हिंदू समाज में जो बुराइयां हैं इनको दूर करने के लिए सुझाव दिए कि भाई ये सब आप ना करें। इसके अलावा बुराइयों को अस्थायी रूप से बनाए रखने के प्रयत्नों को निष्क्रिय भाव से मतलब निष्क्रिय भाव से सहन कर लेना। इसके अलावा जीवन के लौकिक क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्रदान करने की अनिच्छा। तो ये तमाम प्रकार के सुझाव उन्होंने दिए। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। बीस नंबर प्रश्न, शिक्षा पर राजा राम मोहन राय के विचार। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे और उनका कहना था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था हमें केवल क्लर्क बना सकती है, अधिकारी नहीं बना सकती, यानी एक बाबू बना सकती है, उसके ऊपर हमको नहीं बना सकती भारत की शिक्षा व्यवस्था। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि हम भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इसीलिए सन 1816 से 17 ईस्वी में उन्होंने एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की और हिंदू कॉलेज की स्थापना उन्हीं की प्रेरणा से की गई थी। 21 नंबर प्रश्न, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल थे, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे राजा राम मोहन राय, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है उनको। देखिए, राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय जो थे
राजा राम मोहन राय जो है, इनकी अगर बात की तो भारतीय पुनर्जागरण का सिरमौर कहा जाता है इनको। बी मजूमदार के अनुसार अगर देखें तो आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन का क्रम राजा राम मोहन राय से ठीक उसी तरह प्रारंभ होता है जैसे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास अरस्तु से होता है। वे भारत में न केवल आधुनिकता के प्रवर्तक थे राजा राम मोहन राय, बल्कि उन्होंने सृजनात्मक सुधारवाद की नींव रखते हुए आक्रमणीयता, भाग्यवाद, विघटन आदि के विरोध में प्रबल आवाज़ उठाई। उन्हें भारत के आधुनिक राजनीतिक आंदोलन का जनक भी माना जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी की अगर बात की तो इंदिरा गांधी के अनुसार राजा राम मोहन राय ने हमें आधुनिकता की तरह राह दिखाई। उनकी प्रतिभा में रचनात्मक सजीवता होने के कारण उन्होंने अतीत और समकालीन दोनों संस्कृति के सर्वोत्तम गुणों को आत्मसात किया। तो इस तरीके से राजा राम मोहन राय के पुनर्जागरण के बारे में कुछ विचार। पुनर्जागरण का मतलब होता है रेनेसा, यानी दोबारा से, एक प्रकार से दोबारा से या एक प्रकार से पुनर्जागरण का मतलब कि पहले चूंकि भारत अपने आप को खो चुका था, भारत अपनी पुरानी सत्ता को एक प्रकार से भूल चुका था, तो उस पुरानी सत्ता को फिर से याद दिलवाने का काम ही पुनर्जागरण भारत में किया गया। और इन्होंने जो धार्मिक बुराइयां थी इनको खत्म करने का काम किया राजा राम मोहन राय ने। तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम था इनका अपने क्षेत्र में। आगे देखते हैं, आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण के कारण बताएं। तो भारतीय पुनर्जागरण के निम्न कारण थे। पहला कारण था पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति, यानी पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति थी, इसके कारण से भारत में पुनर्जागरण आया। पाश्चात्य शिक्षा के मतलब कि जो प्राचीन, मतलब कि जो है पश्चिम के देश हैं उनकी शिक्षा या उनके द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था थी उस शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानना, उनकी संस्कृति से परिचित होना। दूसरी बात, यातायात तथा संचार की सुविधा के कारण से क्या हुआ, लोगों का आवागमन हुआ, लोग एक दूसरे के विचारों को जानने लगे, एक दूसरे से संपर्क साधने लगे। इससे कुछ जो बुराइयां थी वो एक दूसरे से बुराइयों को खत्म करने की बात और अच्छाइयों को अपनाने की बात होने लगी। तीसरी बात, भारत का गौरवपूर्ण अतीत रहा, इसके कारण से भी एक प्रकार से पुनर्जागरण का कारण एक रहा भारत का गौरवपूर्ण अतीत। इसके अलावा लॉर्ड लिटन की जो साम्राज्यवादी नीति थी ये भी भारतीय पुनर्जागरण के कारण में एक शामिल है। इसके अलावा आप देखेंगे अगली नीति है आर्थिक शोषण चूंकि हो रहा था। इसके अलावा प्रेस और समाचार पत्रों का विकास हो गया था। जातीय भेदभाव, सन 1857 की क्रांति और भारतीय लोक सेवाओं में आयु को कम किया जाना, राष्ट्रीय साहित्य का उत्थान हो रहा था। इल्बर्ट बिल विवाद भी उसी समय, सामाजिक, धार्मिक और सुधार आंदोलन तमाम प्रकार के हो रहे थे। इन सभी लोगों ने भारतीय पुनर्जागरण का एक प्रकार से मार्ग प्रशस्त किया और भारतीय पुनर्जागरण हमारे समक्ष आपको देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को जान पा रहे हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलें 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र। राजा राम मोहन राय के द्वारा निम्न पत्रों का प्रकाशन हुआ। पहला पत्र है बंगाल भाषा में प्रकाशित हुआ है, संवाद कौमुदी। दूसरा है फारसी भाषा में जो प्रकाशित हुआ है उसका नाम है मिरात उल अखबार। तीसरा है अंग्रेजी भाषा में जो प्रकाशित हुआ है उसका नाम है ब्रह्म निकल मैग्नीज। ठीक है, तो ये 3 पत्र एक प्रकार से इनके प्रकाशित हुए तीनों भाषाओं में, अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में। ओके, अगला प्रश्न 24 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर के राजनीतिक विचारों के बारे में बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा भाई सभी लोग। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। चलें, स्क्रीन शॉट ले लीजिए तब तक आप लोग। बिल्कुल, चले भाई आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर के राजनीतिक विचारों के बारे में बताएं। चलिए
रविंद्रनाथ टैगोर के राजनीतिक विचार। देखिए रविन्द्रनाथ की बात की तो रविन्द्रनाथ अधिकारों का संदेश देना चाहते थे, परंतु उनके अनुसार अधिकार किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होते हैं। अधिकार जो होते हैं किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, उनको प्रकृति के द्वारा मिले होते हैं और ये किसी व्यक्ति के खुद के नहीं होते हैं। सच्ची मानव प्रगति सहानुभूति के क्षेत्र के विस्तार के साथ होती है। सहानुभूति का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे दुख में आप थोड़े से दुखी हो जाएं तो अपनत्व की फीलिंग आती है सहानुभूति में, ठीक है। वो आपके दुख में दुखी, आपके सुख में सुखी, उसी को सहानुभूति कहते हैं। हमारे संपूर्ण काव्य दर्शन, विज्ञान, कला और धर्म हमें इस बात में सहयोग देते हैं कि हम अपनी चेतना के लक्ष्य को अधिक उच्च और विशाल क्षेत्रों की तरफ बढ़ाएं, विस्तृत करें। टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन लोगों की भर्त्सना की जो जातीय अहंकार और शक्ति मद के वशीभूत होकर के मानव गरिमा का अपमान करते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर यह भी चाहते थे कि दलित और गरीब लोग अपने पुनरुद्धार के लिए नैतिक शक्ति का अर्जन करें। नैतिक शक्ति का मतलब कि वो सामाजिक और नैतिक के चीज़ों के बारे में जानें, वो पढ़े लिखें। अगर एक दलित जो होगा पढ़ा लिखा होगा तो अपने अधिकारों को समझेगा, अपने चीज़ों के बारे में जानेगा, तभी वो आवाज़ उठा पाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ये कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जितना आपको पीना है, जितना आप पियोगे उतना ही दहाड़ोगे, जितना आपके पास ज्ञान होगा उतना ही आप बोलोगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस क्षेत्र, उस जमाने के थे। आज कल कोई अत्याचार नहीं हो रहा किसी भी शूद्र पर, लेकिन जब भीमराव अंबेडकर थे उस दौरान बहुत ज़्यादा अत्याचार वगैरह होता था। उस दौरान आप देखिए वो बंदा निकला और प्रथम कानून मंत्री बना। किसके दम पर? शिक्षा के दम पर बना। अब ये कहो कि हमारे ये हुआ, अरे हमको तो दबा दिया, हमको मार दिया, हमको ये कर दिया, ये आपकी खुद की गलती है और इसमें अब किसी की गलती नहीं, चूंकि सरकार भी है, पुलिस प्रशासन है और दुनिया भर के एक प्रकार से नियम कायदे बन चुके हैं। अस्पृश्यता अधिनियम बन चुका है, मौलिक अधिकार है आपका अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अनटचबिलिटी खत्म कर दी गई है। अब कौन सी डर है यार? आप फर्जी में आप लोग एक प्रकार से सोचते हो कभी कभी, बिल्कुल मत सोचिए। पढ़िए दबा करके और धुआं धुआं कर दीजिए लोगों का मुंह, ठीक है। कोई आपके समझ ना टिक पाए। इतना पढ़ो कि ऐसा लगे कि जो एक ब्राह्मण का लड़का पढ़ता है उसके टक्कर में पढ़ो, क्षत्रिय के लड़के के बराबर पढ़ो, नंबर लाओ, यूपीएससी की तैयारी करो, खूब ज्यादा पढ़ो लिखो, माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने गाँव गिराव का नाम रोशन करो। जब आप ये सब करोगे तब आपको लगेगा आपके गांव के जो लोग आपके यहाँ पानी नहीं पीते होंगे, जो ब्राह्मण क्षत्रिय के लोग, वो आपके यहाँ पर आएंगे। आपके यहाँ पानी क्या, सब जो आप खिलाओगे वो खाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपके पास सब कुछ होगा तभी आपके पास जाएंगे। आपकी गरीबी और आपकी अशिक्षा आपको एक प्रकार से समाज से अलग कर देती है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप गरीब होंगे, आपको एक लोटा पानी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन वहीं अगर आप पैसे कमाने लगे आपको 4 लोग एक कप चाय पूछेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पढ़ना बहुत जरूरी है आज के युग में। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है या आपके पास पैसा नहीं है तो आज के समाज में आप सबसे नीचे हैं। आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे आप कितने बड़े तीरंदाज हो, अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो 4 जने आपसे पूछिए भैया जयराम भैया पाए लागी, तमाम जने करिए, ठीक है। आगे देखिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि नैतिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए दलितों को। उन्होंने स्वदेशी समाज के अपने लेख में गांव के पुनर्संगठन का समर्थन किया। गांव के लोगों को स्वयं अपने गांव के कल्याण के लिए योजना बनानी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। जब तक व्यक्ति अपने आप से आगे नहीं बढ़ेगा, दूसरा क्या है? दूसरा कौन आएगा भाई? आपके लिए दूसरा कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि हमारे जाति के नेता हैं, हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई किसी के लिए मेहनत नहीं कर रहा है। वो अपनी ख्याति प्राप्ति के लिए आपको बरगला रहे हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। आप तभी आगे बढ़ोगे जब आप चाहोगे, आप तभी एक प्रकार से ऊंचाइयों को छुओगे जब आप उड़ना चाहोगे, ठीक है। अगर आप यही सोच रहे हो कि भाई देखिए, एक बात मैं सिंपल सा बोलता हूं, अलसस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी कि अगर आलस्य है तो विद्या की प्राप्ति दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है।
अगर विद्या नहीं है तो मित्र की प्राप्ति आपको, मतलब विद्या नहीं है तो आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। अगर धन नहीं है तो आपके मित्र नहीं बनेंगे, आपके फ्रेंड नहीं बनेंगे, आपके दोस्त नहीं बनेंगे। अब चाहे वो समलिंगी दोस्त हो चाहे विषमलिंगी प्राणी के दोस्त हो, ठीक है, नहीं बनेंगे। पैसा नहीं होगा तो नहीं बनेंगे। और इसके अलावा जब मित्र नहीं बनेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। तो अगर आनंद की प्राप्ति करनी है, रसास से अनुभूति करनी है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो मुंदमा। आज से पढ़ो, आज से इतना पढ़ो कि आपके मातो पिताजी कहाँ कि अरे भैया लड़कवा का होएगा हमरे, हमारा लड़का तो दिने रतिया पढ़त है। ऐसा मतलब पूरी दिन रात मत पढ़ना, नहीं तो आप लोग जा करके पूरा दिन रात पढ़ो। इतना पढ़ो जब तक आपका मन करे, और ये डेली नियम बनाओ कि आप डेली पढ़ेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा नाम, भारतीय इतिहास ही नहीं संपूर्ण, मैं पूरे पृथ्वी के इतिहास की बात कर रहा हूं। महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा नाम है। एक आध दो इनके कर्मों को अगर छोड़ दे गांधी जी के, तो बाकी सारे कर्म इनके इतने अव्वल दर्जे के रहे हैं, इनके टक्कर का कोई दूसरा व्यक्ति था ही नहीं अगर देखा जाए। लेकिन कुछ काम इन्होंने किए हैं जिसको लेकर के एक प्रकार से सोचने के लिए लोग मजबूर होते हैं। महात्मा गांधी के आर्थिक विचार की बात करें तो इकोनॉमिकल थॉट इनके क्या थे। महात्मा गांधी आर्थिक विचार जो थे इनके कई सारे थे। पहली बात तो खादी कार्यक्रम। ये खादी मतलब जो भारतीय वस्त्र है वो खादी है। खादी भंडार आपको भी मिलेंगे गांधी आश्रम में। तो खादी भंडार यानी उन्होंने खादी कार्यक्रम चला कि हाथों के माध्यम से जो खादी वाले कपड़े होते चरखा चला करके वो सब, ठीक है। दूसरी बात कुटीर उद्योग धंधे। कुटीर माने छोटे उद्योग धंधे हैं जो मनुष्य अपने हाथों से करते वो। तीसरी बात उद्योग के राष्ट्रीयकरण के विरोधी थे ये, यानी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण ना किया जाए, ठीक है। इसके अलावा पूंजीवाद के घोर विरोधी थे। पूंजीवाद के विरोधी थे यानी कि जो एक प्रकार से अमीर लोग हैं वो ज़्यादा पैसा ना कमाएं, कोई ज़रूरी नहीं ज़्यादा पैसा कमाना, वो पैसा उतना ही कमाएं जितना उनकी ज़रूरत हो, ठीक है। बाकी पैसा अगर कमा भी लें तो दूसरों को दान में दे दें। पांचवी बात विज्ञान के आविष्कारों का उचित प्रयोग किया जाए, मानते थे गांधी जी। आर्थिक स्वावलंबन की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं गांधी जी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गांधीवाद क्या है। गांधी जी ने कुछ सिद्धांत बताए थे, उन्हीं सिद्धांतों को पूर्ण मानते हुए उसी मार्ग पर चलना गांधीवाद है। यद्यपि गांधी जी ने अपने सिद्धांतों को पूर्ण नहीं माना था, लेकिन उनके अनुयायी गांधी जी के सभी सिद्धांतों को पूर्ण मानते हैं। देश में गांधी जी के समर्थक बहुसंख्यक हैं और इसीलिए गांधी जी आज के युग में भी प्रासंगिक हैं। गांधी की अगर बात की जाए तो गांधी में अगर देखें तो गांधी एक आध्यात्मिक विचारधारा से भी जुड़े रहे हैं। गांधी जी की राजनीतिक जो विचार हैं उनमें थोड़ा सा आपको द्वंद्व दिखाई पड़ेगा। द्वंद्व कहने का मतलब यह है कि गांधी के विचारों की अगर आप तुलना करेंगे, गांधी एक तरफ अगर गांधी कहते हैं अराजकता की बात करते हैं। अराजकता मतलब कि ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं गांधी जिसमें कोई राजा ना हो, जिसमें कोई पुलिस ना हो, जिसमें दंड का प्रावधान ही ना हो। अहिंसा परमो धर्मा की बात करते हैं गांधी। तो गांधी ये चाहेंगे कि पुलिस हो, पुलिस लोगों पर लाठीचार्ज करे, पुलिस मारे किसी को, पुलिस दंड दे किसी को, नहीं चाहेंगे। तो गांधी अराजकता के समर्थक थे। अराजकता का मतलब ये नहीं कि मारपीट करने वाले, ना ना ना। आ माने नहीं, राजकता माने राज्य, यानी बिना राज्य के ही समाज की कल्पना गांधी करते हैं, उसको अराजकता बोलते हैं। क्लियर। चलिए, तो गांधी वो थे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 27 नंबर क्वेश्चन आप देख लें। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है तिलक की स्वराज संबंधी अवधारणा क्या है। तिलक के अनुसार राष्ट्र की उत्पत्ति के लिए प्रगति का मूल स्वराज में निहित है और उनके अनुसार स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा। उन्होंने स्वराज के 4 तरीके बताए। स्वराज मतलब खुद के राज्य का, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक की अगर बात की जाए तो ये गरम दल के नेताओं में से थे। लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल, पाल माने बिपिन चंद्र पाल। ये 3 लोग थे जो गर्म विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। ये लोग एक प्रकार से पावर में विश्वास करते थे, शक्ति में। घिघिया कर हाथ जोड़ते नहीं थे अंग्रेजों के आगे कि हाथ जोड़ करके इनसे कहें भैया चला जाओ यहाँ से, ना ना ना। सोटा और बंदूक निकालत रहे ये सब।
मतलब कि ये लोग एक प्रकार से धरना दे करके कि भाई हमारे राज्यवा हमारे ऊपर कब्जा करे हो, हम इनका गोली मारत हो, ये कौन न्याय हुए। इस तरीके से यानी डोमिनेंट करके आक्रामक तरीके से बातचीत करते थे, डरते नहीं थे बिल्कुल। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, और इससे पहले जो कांग्रेस था नरम दल। भैया भैया साहेब तनिए पर सिग्नेचर कह दियो, साहेब तनिए पर सिग्नेचर कह दियो, अंग्रेजन से जात रहे कहात नहीं। 1905 के बाद में आप देखो कि जब गांधी जी आए तो गांधी जी सबका मिलाइन, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ा सब कुछ। तो स्वराज के 4 तरीके बताए हैं तिलक जी ने। पहला तरीका स्वदेशी का प्रयोग किया जाए, यानी अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करें, विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार करें, और गांधी जी का ही नियम था। तीसरा निष्क्रिय प्रतिरोध रहे, ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा की बात करी उन्होंने। तो इस तरीके से ये तिलक की कुछ विचारधाराएं थी, मैंने आपको बताई। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने लगभग 27 प्रश्नों को समझ लिया। ऐसे कई प्रश्न और आपके बचे हुए हैं जो कि अभी मैं समझने, मतलब कि लंबा बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा और शायद आप लोग उसको पूरा ना देख पाएँ। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। लगभग आप लोगों ने 27 प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी ग्रहण करी। अब बाकी जो क्लास होगी आपकी वो मैं आपको और एक दिन करवा दूंगा, ठीक है। तो ये 28 मतलब ये सब प्रश्न आपके और बचे हुए हैं। लंबी क्लास थी, थोड़ा सा अगर 10-5 मिनट की क्लास होती तो मैं करवा देता, ठीक है, लेकिन लंबी क्लास होगी। यहाँ तक आपको ये सब क्लास जो होगी वो मैं करवा दूंगा किसी नेक्स्ट दिन, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो आपकी क्लास होने वाली है और आपकी क्लास मैं करवाऊँगा, तो आप लोग जो है तैयार रहिएगा, ठीक है। क्लियर, तैयार रहिएगा भैया। तो आज आप लोगों ने तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। तो एक रिवीजन क्लास के तौर पर मैंने इस क्लास को दिया है, एक रिवीजन क्लास और आएगी। ये आपका महासंग्राम इस तरीके से लिखा था, महासंग्राम रिवीजन क्लास 2024। उसमें मैं लिख दूंगा महासंग्राम 2.0, ठीक है, 2.0 लिख दूंगा, या फिर पार्ट 2 लिख दूंगा ऐसे, ठीक है, पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 होगा वो। या फिर एक प्रकार से आप मैं लिख दूंगा उसमें यहीं पर थंबनेल में क्या लिखूंगा, थंबनेल भी लिख दूंगा महासंग्राम, ठीक है, 2.0, ठीक है। इस तरीके की वीडियो आ जाएगी, उसमें समझ लेंगे। और भी दीर्घ उत्तरीय वगैरह प्रश्नों को मैं चर्चा करता रहूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं प्रयास यही करूँगा कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक, ये समाजशास्त्र का नहीं है ये बात ध्यान रखेंगे, पॉलिटिकल साइंस का ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। समाजशास्त्र वाला बार बार आ रहा है, तो समाजशास्त्र का ये मैं करवा दूंगा। कहो तो आपकी कल मैं करवा दूँ समाजशास्त्र का। चलिए कल की क्लास जो होगी आपकी वो मैं समाजशास्त्र की करवा दूंगा, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो सुबह की क्लास आप या सुबह देखें इस क्लास को, ठीक है। सुबह मीटिंग में लगभग वही 8 बजे क्लास आपकी, सुबह 8 बजे एक क्लास आपके लिए मैं व्यवस्था करूंगा कि डिजिटल बोर्ड पर आपकी क्लास सुबह बढ़िया दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और इस टाइप की क्लास आपकी करवाई जाए, ठीक है। धन्यवाद भैया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बात और, हाँ मैं कहना भूल गया, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर यूट्यूब चैनल जो बनाया को करिकुलर मास्टर, उस पर आपको को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर जानकारी दी जाती है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।